फ्रांसिस गिल्टन और चार्ल्स डार्विन, इन दोनों की कहानी बड़ी अमेजिंग है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? एक इंसान ये और एक इंसान ये इंसान हिस्ट्री क्रिएट करता है और इसे दुनिया एडवाइजर के रूप में देखती है, लेकिन दूसरा इंसान ये जो कि दुनिया में असफल है, कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन वही कुछ लोग होते हैं जो 1% में आते हैं और दुनिया में बहुत कुछ कर जाते हैं। पर देखा जाए तो जन्म लेते समय ऊपर वाला सबका दिमाग सेम तरीके से डिजाइन करता है, लेकिन हिस्ट्री में नाम दर्ज होता है सिर्फ कुछ ही लोगों का। आखिर ये लोग क्यों सक्सेस होते हैं? क्या है इनका सीक्रेट प्लान? तो सुनो, वो सीक्रेट है दिमाग को पेसफुली डिजाइन करने की चाहत, कि जन्म लेते समय आपका दिमाग कैसा होगा। ये आप डिजाइन नहीं कर सकते हो, पर इसके बाद की दिमाग की पूरी कहानी आप डिजाइन कर सकते हो। कैसे, कब और कहां? चलिए शुरू करते हैं। सर चार्ल्स डार्विन और सर फ्रांसिस गिल्टन ने बचपन में ही अपना शानदार साइंटिफिक करियर बना लिया था, पर वह कभी अपने साइंटिफिक फील्ड को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर सके। रीजन ये था कि उनका फोकस किसी एक चीज पर स्टेबल नहीं था। हर कुछ दिन में कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, कभी ऐसा कर दो, कभी वैसा कर दो। आज ये ठीक लगा तो कल कुछ और ठीक लगा। और ठीक ऐसे ही बहुत से बच्चों के बचपन में देखा जाता है, जिसका यही कारण मेन है कि आज फ्रांसिस गिल्टन को कोई भी बिल्कुल भी नहीं जानता है। पर दूसरी तरफ चार्ल्स डार्विन थे। इनका IQ लेवल बचपन में बहुत ही कम था, लेकिन जब भी इनका नाम लिया जाता है तो जुबान पर 3 वर्ड आते हैं, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, जिन्होंने हमेशा के लिए जिंदगी के बारे में हमारी सोच को बदल के रख दिया। पर डार्विन एक आम बच्चे थे, इनका IQ लेवल भी कम था। ये खुद मानते थे कि मेरे अंदर चीजों को जल्दी ग्रहण करने की काबिलियत नहीं है। गिल्टन के कंपैरिजन में डार्विन के पास इतनी ज्यादा काबिलियत नहीं थी, तो फिर डार्विन इतने बड़े दुनिया के साइंटिस्ट कैसे बन गए, जिनको पूरी दुनिया जानती है? इनको समझने के लिए इनकी पूरी बचपन की कहानी सुनो। डार्विन का बचपन से शौक था बायोलॉजिकल सैंपल कलेक्ट करना। इनके पिताजी एक डॉक्टर थे, जिनका सपना था कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा डॉक्टर बने। इसीलिए इनका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में करवा दिया गया, जो कि ये यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में थी। डार्विन को यूनिवर्सिटी में अंधेरा दिख रहा था। उनका कोई भी इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में नहीं था, ना ही तो वो डॉक्टर बनना चाहते थे। डार्विन के इस बिहेवियर से उनके पिताजी काफी परेशान होने लगे। उन्हें लगता था कि मेरे लड़के की इस जिद की वजह से उसका करियर कहीं तबाह न हो जाए। फिर जब कोई नया रास्ता नहीं दिखाई दिया, तो डार्विन को एक चर्च में काम दिलाने के लिए उन्होंने एक फैसला ले लिया कि अब डार्विन को इस चर्च में काम दिलाना है, ताकि उनके पास कोई रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाए। पापा का हुक्म मानकर इन्होंने यूनिवर्सिटी से चर्च में शिफ्ट होने की पूरी से पूरी तैयारी कर ली। लेकिन तभी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बताया कि एक रॉयल नेवी शिप है जो पूरी दुनिया का भ्रमण करने जा रही है। उस शिप में एक बायोलॉजिस्ट की जरूरत है, जो प्लेनेट, एनिमल और बर्ड्स का सैंपल कलेक्ट करके ऑब्जर्वेशन के लिए इंग्लैंड की लाइब्रेरी में भेजना चाहती है। अब डार्विन के पास बहुत ही अच्छा मौका था, ऊपर से उनके लिए उनका मनपसंद काम मिल रहा था, लेकिन उनके पिताजी उसके बावजूद भी मना कर रहे थे। लेकिन इस बार डार्विन अपने पिताजी की नहीं सुनी। उन्होंने इस बार अपने मन की सुनी और उन्होंने इस बार अपनी जिंदगी जीने का फैसला ले लिया। डार्विन ने इस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ से डार्विन का सफर बिल्कुल नई तरीके से स्टार्ट हो गया। इनका सैंपल कलेक्ट करने का काम इनकी लाइफ को बहुत ही मजेदार बना रहा था। इन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत ही शानदार तरीके से सैंपल को कलेक्ट किया। ये एनिमल, बर्ड्स और प्लांट के सैंपल कलेक्ट करते थे, जो कि बहुत शानदार तरीके से, और इसके साथ साथ ये फॉसिल्स और बोनस भी कलेक्ट करते थे। डार्विन अपने सारे सवालों का जवाब उस बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के कलेक्शन में साथ ही साथ ढूंढ रहे थे। इन्होंने अपनी सारी एनर्जी अपने काम में लगा दी और उन्हें इतने सारे सैंपल कलेक्ट कर लिए कि इनके दिमाग में अब एक थ्योरी बनने लगी। 5 साल समुद्र में नौकरी करने के बाद डार्विन दोबारा इंग्लैंड वापस लौट आए और अपनी बची हुई जिंदगी एवोल्यूशन थ्योरी को सर्च करने में लगा दी। डार्विन को इस दौरान उन्हें कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। उस समय इंग्लैंड में विक्टोरियन और एडवर्डियन थ्योरी बहुत ज्यादा इंग्लैंड में फेमस थी, और इतने बड़े लोगों के सामने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए डार्विन को अब पॉलिटिकल और सोशल स्किल को अपनी डेवलप करना पड़ा। इसके बाद डार्विन की मेहनत रंग लाई और इनकी थ्योरी पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई, इसके साथ एक्सेप्ट भी हो गई। कंक्लूजन, डार्विन ने अपने दिमाग में एक शौक पाला। उस शौक को पूरा करने के लिए डार्विन ने अपने दिमाग को परफेक्टली डिजाइन की। इसके लिए डार्विन ने 4 चीजें फॉलो की। फर्स्ट, कंटिन्यूइंग एफर्ट्स। सेकंड, कंक्लूजन, सेल्फ डाउट। थर्ड, फेसिंग ऑब्स्टिकल्स, एंड लास्ट में फिनिशिंग व्हाट इज द स्टार्टेड। इन सबको फॉलो करने के लिए आपके अंदर डार्विन की तरह एक इनर फोकस होना चाहिए, और यही इनर फोकस आपको एक दिन साधारण इंसान से आपको जीनियस बना देगा। लियोनार्डो डा विंसी, द ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ 15th सेंचुरी, इनका भी मानना है कि हम सबके अंदर एक इनर पावर होती है, जो कि इस वर्ल्ड को फेस करने के लिए हमें कैपेबल बनाती है। इनको भी बचपन में ज्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिला। इन्होंने नेचर को बहुत ही सही तरीके से ऑब्जर्व किया।
इनको भी पता था कि नेचर की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा देखने में मजा आता है, इसीलिए नेचर की ब्यूटीफुल पावर को बहुत ही सही तरीके से समझना चाहते थे। इसीलिए शांति से नदियों और पहाड़ों के किनारे बैठ करके नेचर की और प्रकृति की अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाते थे। अगर आपको भी अपनी फील्ड का डार्विन की तरह आपको मास्टर बनना है तो आपको कुछ 4 से 5 पॉइंट फॉलो करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज योर चाइल्डहुड ड्रीम? जब आइंस्टीन 5 साल के थे तो इनके पापा ने इन्हें कंपास गिफ्ट किया। वो कंपास इन्हें इतना ज्यादा पसंद आया कि वो उसकी सुई के मिस्टर तक हो गए। दिन भर आइंस्टीन के दिमाग में कंपास की सुई इधर उधर घूमती रहती थी कि क्यों कंपास को इधर उधर हिलाने से उसके अंदर की दिशा चेंज हो जाती है। यही सारे थॉट्स इनके दिमाग में घूमते रहते थे। इसलिए सोचा कोई तो मैग्नेटिक फोर्स है जो इस सुई को इंडिकेट कर रहा है, पर इस मैग्नेटिक फोर्स को हम आंखों से देख नहीं सकते। इस बात पर उन्होंने बहुत ज्यादा सोचा कि कोई तो ऐसी शक्तियां हैं धरती पर जिन्हें हम आंखों से देख ही नहीं सकते। इसके बाद उन्होंने साइंटिस्ट बनने का डिसीजन ले लिया। फिर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपने सारे विचार इसी मैग्नेटिक फोर्स के फील्ड के चारों तरफ लगा दिए। आइंस्टीन हर एक मुश्किल घड़ी में उस कंपास को लेकर बैठ जाती जिसने उनके अंदर एक साइंटिस्ट बनने का जोश जगाया था। इन शॉर्ट, बहुत से सक्सेसफुल लोगों का झुकाव उसी तरफ होता है जिसे वो बचपन से ही करना चाहते हैं। नंबर 2, ऑक्युपाई द परफेक्ट नीच। एक रिसर्च में पता चला कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो भी जिस फील्ड में, उस फील्ड को बचपन से ही चाहते थे। तो आप भी आंखें बंद करके अपने बचपन में जाओ और पता लगाओ कि आपकी परफेक्ट नीच क्या है। गेम थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें आप अपनी मर्जी से शुरू से ही कोई एक नीच सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वहां से 2 रास्ते हैं। पहला वाला वो जो साइंटिस्ट रामचंद्रन ने बताया था, जिसमें आप छोटे छोटे रास्ते ढूंढो। रास्ते ऐसे ढूंढो जो आपको अच्छे लगते हो। इसमें जब आपका मन करे तो एक स्मॉल फील्ड छोड़कर दूसरा स्मॉल फील्ड चेंज करो। ये काम आप तब तक करो जब तक आपको आपकी फील्ड का कोई सही रास्ता न मिल जाए। जो आपको एकदम सही लग जाए, जान लो वही आपके दूसरे रास्ते का नाम है। मान लो आपने एक फील्ड में मास्टरी करना सीख ली है, जैसे कि आपने रोबोट बनाना सीख लिया है। इसके बाद में आप दूसरे सब्जेक्ट की भी स्किल सीखना स्टार्ट कर दो, जैसे कि न्यूरोसर्जन। इसके बाद आप दोनों फील्ड्स के नॉलेज को मिला दो। शायद हो सकता है कि दोनों फील्ड्स के नॉलेज को मर्ज करके एक नया फील्ड आपका तैयार हो जाए। या फिर आप इन दोनों फील्ड्स में कुछ ऐसा एस्टेब्लिश कनेक्शन कर दो जो कि आज तक किसी ने नहीं बना पाया। अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो इन दोनों में से कोई एक रास्ता भी चुन सकते हो, जिसके बाद आप एक ऐसे फील्ड में होगे जहां पर आपका कोई भी कंपटीटर नहीं होगा। आपको वो करने की आजादी होगी जो आप करना चाहते हो। आप उस फील्ड में अपना एक नया एजेंडा सेट कर सकते हो और ये पूरी फील्ड आप अपने दम पर कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 3, अवॉइड द फाइल्स पाथ। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए वो ऑप्शन चूज कर लेते हैं जिनका उस करियर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके अंदर पैसा देखते हैं। या फिर वे कुछ लोग जो अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर ऐसा प्रोफेशन चूज कर लेते हैं। हम सब ने 3 इडियट मूवी देख रखी है कि कैसे फरहान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था, पर पेरेंट्स के प्रेशर से उसे इंजीनियरिंग करनी पड़ी, जिससे वो ना तो खुश रहा और ना उन्होंने कुछ जिंदगी में अच्छा परफॉर्म किया। Whenever you are thinking about your career choice, then never think about family pressure। और हाँ, कभी भी आपको ऐसा फील्ड नहीं चूज करना है जिसके अंदर आपको पैसा दिख रहा है। अल्टीमेटली आप पैसा तो कमा लोगे, लेकिन कभी भी आप खुश नहीं रह पाओगे। हमेशा आपके ऊपर एक काम करने का प्रेशर जगमगाता रहेगा। और फाइनली, जिससे आप कभी भी लाइफ में एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। नंबर 4, चेंज योर डिसीजन ऑन द टाइम। अगर आपने कोई गलत करियर चूज कर लिया है और जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उस रास्ते को बदल दीजिए, क्योंकि रॉन्ग प्रोफेशन आपको कभी भी कामयाबी दिलाएगा नहीं। रीजन, आप उसे अच्छे से करोगे ही नहीं। ऐसा ही हुआ था फ्रेडी रोज के साथ, जिन्होंने फाइटर बनने की सोची थी। इसके लिए उन्होंने बहुत तगड़ी ट्रेनिंग करी और एक अच्छा सा कोच लगाया, जिसके बाद भी वो हर एक फाइट हार जाते थे। इसके बाद इन्हें अपना बॉक्सिंग करियर छोड़ना पड़ा और इसके बाद इन्हें टेलीकॉम कंपनी में जॉब करनी पड़ी। बट इसके बाद अभी भी इनके सर से बॉक्सिंग का भूत नहीं उतरा था, इसलिए फिर से इन्होंने अपने कोच के सेंटर जाना शुरू कर दिए और इस बार खुद की बॉक्सिंग के लिए नहीं, बजाय दूसरे फाइटर्स को सपोर्ट करने के लिए। नए फाइटर्स को ट्रेनिंग देने के बाद इन्हें कुछ समय बाद रियलाइज हुआ कि मुझे बॉक्सिंग सिखाना लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से आता है, बजाय खुद के लड़ने के। जब इन्हें रियलाइज हुआ तो इन्होंने इस काम को और अच्छे तरीके से किया और फिर एक ऐसा वक्त आया कि वे अपने टाइम के सबसे बेस्ट ट्रेनर बन गए। 5वां और आखिरी पॉइंट है, डोंट ऑप्ट फॉर शॉर्टकट्स। जब आप सही काम चुनकर उसे मेहनत से करोगे तो आपको 10 तरह के डिस्ट्रैक्शन चारों तरफ से डिस्टर्ब करेंगे। डिस्ट्रैक्शन से इंसान डिस्टर्ब तब होता है जब उसे अपने फील्ड में काफी सारी डिफिकल्टीज दिखती हैं। इस वक्त इंसान शॉर्टकट लेना चाहता है या तो फिर अपनी फील्ड ही चेंज करना चाहता है। इस वक्त अगर आप भटक गए तो कभी भी आप अपने पद पर वापस नहीं लौट पाओगे, क्योंकि भटकना आपकी हैबिट में हो जाएगी। इसीलिए इस बात को आप अपने दिमाग में रिमाइंडर की तरह सेट कर लो कि जब समझ आ गया है कि यही फील्ड हमारा है, तो आपको उस फील्ड में बहुत ही बेहतर तरीके से लग जाना है और काफी समय तक लगना है। तो 5 पॉइंट्स अगर आपने अपनी लाइफ में
फॉलो कर ली है तो आप अपनी फील्ड के बाप आदमी बन जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।